नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग का जो है टॉपिक इसके वीडियो में इसके पूर्व जो वीडियो हमने बनाया था उसमें जो है उच्च न्यायालय से संबंधित सिलेबस के हिसाब से जो है कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या होता है, जनहित याचिका क्या होता है, लोकहितवाद क्या होता है और साथ ही साथ जो है न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा जो है यह शब्द उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है और कब दिया गया और जो है क्यों दिया गया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है ये केशवानंद भारतीवाद में जो है दिया गया था न्यायालय के द्वारा। इसमें केशवानंद केशवानंद भारतीवाद केशवानंद भारतीवाद में जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि संसद या सरकार जो है संविधान के जो है सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तब संसद के द्वारा ये पूछा गया, सरकार द्वारा पूछा गया कि आखिर जो है संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, इसका जो है निर्धारण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसका निर्धारण जो है ये समय समय पर जैसे जैसे मुकदमे जो है सामने आएंगे उसी आधार पर उसके निर्णय के अनुसार जो है यह स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत ढांचे का ये सिद्धांत दिया गया, एक तरीके से जो है न्यायालय का एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत बन गया। क्यों? इसलिए बन गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है आधारभूत ढांचे का सहारा लेकर संसद के द्वारा बनाए गए किसी नियम को जो है वो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके जो है विशोन घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है देख लेते हैं कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारतीवाद में दिया गया, और फिर जो है इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि संसद सरकार के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, सभी भागों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन जो आधारभूत ढांचा होगा उसमें नहीं। तो फिर इसमें जो है संसद द्वारा पूछा गया कि इसका जो है अस्पष्ट है, मतलब आधारभूत ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह जो है न्यायिक व्याख्या पर जो है आधारित है, न्यायिक व्याख्या पर आधारित है। जैसे जैसे मुकदमे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष आएंगे उसी आधार पर जो है इसका निर्धारण होते चला जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, जो ये आधारभूत ढांचे का ये सिद्धांत है, ये जो है इसका मतलब न्यायालय का एक बहुत बड़ा जो है शक्ति का स्रोत बन गया। स्रोत किसका बन गया? शक्ति का। क्यों? इसलिए बन गया कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है आधारभूत ढांचे का सहारा लेकर संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जो है वो विशुद्ध घोषित कर सकते हैं। इसलिए कि वो कह सकते हैं, न्यायालय ये कह सकता है कि यह संविधान के जो है आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा है या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है इसमें उल्लंघन की संभावना है। तो दोस्तों, ये रहा जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। इसमें जो है कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है, किस वाद में दिया गया था? जो है केशवानंद भारतीवाद में जो है दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं जो है जनहित याचिका क्या होता है। जनहित याचिका, जनहित याचिका या लोकहितवाद, लोकहितवाद दोस्तों हम लोग ये पढ़ते हैं। दोस्तों, जनहित याचिका क्या होता है या लोकहितवाद क्या होता है, ये चीज। तो इसमें ये कहा गया कि जो है जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, अगर इनके प्रति जो है इनका शोषण हो रहा है तो इनको शीघ्र और सस्ता न्याय जो है कैसे दिलाया जाए। तो इसका प्रचलन जो है पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों के द्वारा किया गया, ताकि जो गरीब, जो मजदूर, जो दलित, जो महिलाएं हैं उनका जो है शोषण को रोका जा सके।
तो इसमें ये कहा गया कि जो है जनहित याचिका जो है वह नहीं दायर कर सकता या उसका कोई रिश्तेदार नहीं दायर कर सकता जिसका शोषण हो रहा है, बल्कि समाज की तरफ से कोई व्यक्ति जो है दायर कर सकता है। और इसमें जो है इसमें तो दायर तो कर सकते हैं, लेकिन जो दायर किया जाएगा इसमें ये न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अगर समाज का कोई व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है उसके शुभचिंतक के रूप में जो है वह न्यायालय में एक पोस्ट कार्ड के रूप में जो है याचिका दे देता है, तो उसी को ही जनहित याचिका कहा जाता है। लेकिन जब न्यायालय उसकी सुनवाई करता है तो उसी को लोकहितवाद कहा जाता है। इसी को जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, जो है पिल बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें जो है जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि किस संदर्भ में याचिका जो है दायर किया जा सकता है और किस संदर्भ में नहीं। तो दोस्तों जैसे प्रशासन जैसे भ्रष्टाचार हो गया, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, जो भी है किसी के खिलाफ में जो है समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा अगर जो है याचिका दायर किया जाता है तो जो है उसे एक जनहित याचिका माना जाएगा। और जैसे इसमें भ्रष्टाचार हो गया, चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो गया, चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो गया, चाहे दलितों के संदर्भ में हो गया, तो इसमें जो है क्या है इनके प्रति जो है अगर किसी व्यक्ति का समाज का कोई व्यक्ति है दया भाव रखता है वो समाज सेवी है, तो ऐसी दशाओं में उसकी तरफ से जो है वो जनहित याचिका जो है दायर कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं दायर कर सकता जिसका शोषण हो रहा है, या वह व्यक्ति नहीं कर सकता है कि जो उसका रिश्तेदार हो, बल्कि जो समाज का व्यक्ति होगा उससे कोई ही संबंधी नहीं होगा वो जो है कर सकता है। तो दोस्तों जनहित याचिका जो है इसमें जो है इसका कुछ लोग जो है ठोक पीट कर जो है इसे संविधान के अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो बताते हैं, लेकिन जो है यह तो पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर जैसे प्रयासों से शुरू हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं कि जो है इसकी शुरुआत शुरुआत इसकी शुरुआत कब किया गया, जो है 1979 में पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से जो है 1900 मतलब 80 के दशक में जो है शुरू किया गया था। तो ये चीज सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर क्यों शुरू किया गया था, इसका जो है क्यों शुरू किया गया था, ये जो है इसलिए शुरू किया गया था जो गरीब हैं, जो दलित हैं, महिलाओं, असहाय, लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने हेतु शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने हेतु जो है इसकी शुरुआत किया गया। तो इसमें जो है न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि जो है जिस व्यक्ति का चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, अगर या असहाय कोई व्यक्ति है, अगर उनका शोषण हो रहा है तो उस व्यक्ति की तरफ से समाज का कोई व्यक्ति होगा जो पोस्ट कार्ड के रूप में जो है याचिका को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अगर न्यायालय में जो है दे देता है, अगर समाज का कोई व्यक्ति जो है इनके खिलाफ में हो रहे शोषण, जो व्यक्ति शोषण कर रहा है, अगर उनके तरफ से समाज का कोई व्यक्ति जो है याचिका को एक पोस्ट कार्ड के रूप में न्यायालय में अगर दे देता है और जो है न्यायालय उसकी सुनवाई करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जो है जनहित याचिका, उसी को जनहित याचिका कहा जाता है। और साथ ही साथ जो इसे पिल कहा जाता है, PIL, पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
इसी को जो है लोकहितवाद की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों अगर हम जो है इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण जैसे इसमें पर्यावरण के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति है वो हरे पेड़ पौधों को की कटाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर समाज का कोई व्यक्ति जो है शिकायत दर्ज कर देता है तो उसके प्रति जो है कार्रवाई की जा सकती है। या अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार, तो उसके खिलाफ में भी कार्रवाई हो सकती है। और फिर जो है इसमें चाहे गरीब हो गया, कोई गरीब है, और फिर या महिला। तो दोस्तों इस संदर्भ में जो है जनहित याचिका को जो है दिया जाता है। लेकिन इसमें अगर हम व्यवहारिकता को देखते हैं इसमें से कुछ बिंदुओं को, तो जैसे जो महिलाएं हैं या इसमें गरीब वर्ग हैं या जो पर्यावरण के संदर्भ में है, वर्तमान में अगर जमीनी स्तर पे इसको देखेंगे तो इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए क्योंकि जो है जमीनी स्तर पर लोग इसमें जो है एक तरीके से अपना हित उसमें साधते हैं, जबकि लोक हित क्या है, जिसमें अपना हित ना हो बल्कि समाज का हित हो, ये देखा जाता है। लेकिन इसी याचिका का जो है दुरुपयोग करते हुए कुछ समाज सेवी या कुछ मानव जो है इसमें क्या कर रहे हैं, वो अपने हित को जो है अपने राजनीतिक की पूर्ति करते हैं, या फिर जो है अपनी दुश्मनी को जो है अपनी शत्रुता को जो है वहां पर निकाल लेते हैं। ऐसी दशाओं में जो है ये जो गरीब होते हैं वो और ही गरीब की संज्ञा में जो है पड़ जाते हैं। क्योंकि जो है उनके प्रति जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो जो है एक क्या बनकर रह जाता है, वो एक जो है हवा के रूप में जो है बनकर रह जाता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के तहत जो है इसे कुछ लोग ये मानते हैं कि जो जनहित याचिका है, लोकहितवाद है, ये जो है इसी के अंतर्गत जो है ये शामिल किया गया है। लेकिन नहीं, ये तो पीएन भगवती और जो है कृष्णा अय्यर जैसे न्यायमूर्ति के जो है इनके द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। तो ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और जो है अब हम लोग देखते हैं इसमें न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, या न्यायिक पुनर्विलोकन देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से जो है इसमें क्या है कि जो है संसद या सरकार को जो है, जैसे जब संसद या सरकार जो है किसी कानून का निर्माण करते हैं तो जो है इसी न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से जो है क्या है कि न्यायालय जो है उनका जांच पड़ताल करता है। अगर न्यायालय को लगता है कि संसद के द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है यह संविधान से बाह्य है, तो उसे न्यायालय जो है वहीं पर जो है क्या करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसे विश्वशून्य घोषित कर देगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है ये जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो है एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत ये भी है। इसलिए इसी शक्ति के माध्यम से संसद या सरकार को जो है अपनी सीमा में न्यायालय रहने के लिए जो है बाध्य करता है। इसमें क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है संसद या सरकार बनाए गए विधि को विधि की समीक्षा की जाती है, जांच पड़ताल किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। अगर ये देखा जाता है कि अगर यह संविधान से बाह्य है, अगर ये संविधान से बाह्य है, संविधान से बाह्य है, तब इसे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है विधि शून्य घोषित कर देगा, विधि शून्य, इसका न्याय पुनर्विलोकन करके जो है विधि शून्य घोषित कर देगा। तो ऐसी दशा में जो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति है या सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो है एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है।
इसी शक्ति के माध्यम से दोस्तों, इसी शक्ति के माध्यम से जो है न्याय पुनर्विलोकन शक्ति के माध्यम से सरकार और संसद जो है ये सीमा में रहते हैं। सीमा, संसद अब्लिक सरकार जो है ये अपनी सीमा में रहकर जो है कानून का निर्माण करती हैं, जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। और न्यायालय जो है, इसीलिए न्यायालय को जो है भारत का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, जिसमें विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है जो बनाए गए कानून को लागू करना, और जो है न्यायालय का कार्य होता है जो है उसकी जांच पड़ताल करना, न्याय पुनर्विलोकन करना, या इसी को ही संविधान का संरक्षक भी न्यायालय को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज जो है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन हुआ। और इसके बाद जो है हम लोग का न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता जो है दोस्तों क्या है, जब से जनहित याचिकाओं का प्रचलन शुरू हुआ तभी से लेकर क्या हुआ कि न्यायालय भी जो है बहुत ही रुचि के साथ जो है उन मुकदमों की सुनवाई करने लगा है। जब न्यायालय भी जो है शीघ्रता से जो है जो जनहित याचिकाएं पढ़ रही हैं और उनकी सुनवाई भी जो है शीघ्र न्यायालय के द्वारा कर दिया जा रहा है, तो इसी को समाज के लोगों के द्वारा जो है कहना शुरू कर दिया गया कि जो है सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है क्या है कि न्यायिक सक्रियता शब्द है। जबकि न्यायिक सक्रियता जो शब्द है वो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, यह समाज के द्वारा उत्पन्न किया गया या जो है न्यायालय द्वारा उत्पन्न किया गया जो है शब्द है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, अगर व्यवहारिकता में जो न्यायिक सक्रियता है सरकार के द्वारा जो है इसी न्यायिक सक्रियता के नाम पर जो है न्यायालय अति सक्रियता दिखाने लगा है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि चाहे विधायिका के क्षेत्र में हो गया और चाहे जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में हो गया या संसद द्वारा बनाए गए विधि के क्षेत्र में हो गया, तो ऐसी दशाओं में जो है हर जगह न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। जबकि इस प्रजातांत्रिक देश में जो है, इस प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश में जो है ये क्या है, जो जहां पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का कार्य होता है कि संविधान को संतुलन बनाए रखना, समाज को संतुलन बनाए रखना, सरकार को संतुलन बनाए रखना, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब न्यायालय के द्वारा ही जो है ऐसा कार्य किया जाता है, तो ये जो है जो संतुलन होता है संविधान का, तो वो जो है बिगड़ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है न्यायिक सक्रियता में जो है न्यायालय याचिका का सुनवाई जो है तीव्र करता और जो है निर्णय भी दे देता उस पे निर्णय। फिर इसी को समाज के लोगों ने जो है क्या कहा, न्यायिक सक्रियता कहना शुरू कर दिया। न्यायिक सक्रियता, और इसी को जो है न्यायालय की अति सक्रियता भी कहा जाता है। अति सक्रियता भी कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि चाहे वो विधायिका हो गया, विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में या संसद द्वारा बनाई गई विधि उसमें हस्तक्षेप करते हैं। और जब इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो इसमें जो है क्या होता है, जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। संतुलन का बिगड़ना, ये चीज जो है दोस्तों, ये न्यायिक सक्रियता जो है हम लोग का एक व्यवहारिकता और एक संवैधानिक पहलू और जो थोड़ा करंट के हिसाब से जो है जो चल रहा है उसके हिसाब से जो है कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब हम लोग का जो है टॉपिक होगा केंद्र शासित प्रदेश जो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।